करते हैं क्लास। आज हम लोग डीपीएसपीस के बारे में पढ़ने वाले हैं। डीपीएसपी बोले तो म्यूट करिए अपने आप को सब लोग। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट स्क्रीन को करेंगे शेयर। आई होप आप लोग को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। और मेरी आवाज भी आप लोग को प्रॉपर सुनाई दे रही होगी। हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा डीपीएसपीस के बारे में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारा किस में पढ़ता है, जो कि हमारा पार्ट 4 में पढ़ता है, यानी कि भाग 4 में पढ़ता है। भाग 4 में पढ़ता है। और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये पढ़ने वाले हैं बेटा हम लोग। ठीक है, किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक की? तो आर्टिकल आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो है हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, है ना। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक की जो है हम लोग इसको करने वाले हैं आज। ठीक है। अच्छा, इसका क्या एम होता है? ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसका एम क्या है बेटा? एम यानी कि उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इसका है टू मेक वेलफेयर स्टेट। टू मेक वेलफेयर स्टेट। अब यहाँ स्टेट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ किसी राज्य को जो है वो किया जाए, पूरे देश को जो है वेलफेयर यानी कि कल्याणकारी जो है राज्य बनाया जाए। ये कहाँ से लिया गया है बेटा? तो इट इज टेकन फ्रॉम आयरलैंड। कहाँ से जो है इसे लिया गया है? तो इसे आयरलैंड से जो है हम लोगों ने लिया है। ठीक है। हम्म। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो है ये आइडिया जो है हम लोगों ने क्या किया है बेटा? बोरो किया है। ठीक है ना, यानी कि आयरलैंड से जो है बोरो किया है। और आयरलैंड ने अगर बेटा बात करें कि जो है आयरलैंड ने जो है इसको कहाँ से कॉपी किया है, तो आयरलैंड कॉपीड इट फ्रॉम स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन का ही जो पार्ट है बेटा वो आपका ये है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि हम लोग ने इसे बोरो कहाँ से किया है, तो बेटा आयरलैंड से। आयरलैंड ने जो इसको कहाँ से बोरो किया, तो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो बोरो किया है। ठीक है। हाँ, एक मिनट क्लास। चलिए आगे चलेंगे बेटा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बेटा इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसको नोवेल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया है। तो एक पॉइंट आप लोग लिखोगे बेटा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर described these principles as novel features novel features of इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आईसी का मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो है
डीपीएसपीस को नॉवेल फीचर जो है बताया है किसका, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अलावा बेटा एक और इंपॉर्टेंट पर्सन थे बेटा, जिनका नाम क्या था, इनका नाम था ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैनविल ऑस्टिन। और इन्होंने जो है डीपीएसपी को क्या डिस्क्राइब किया है, तो कंसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे बेटा, डिस्क्राइब्ड एज डीपीएसपी की बात कर रहे हैं ना, डीपीएसपी को जो इन्होंने डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब्ड एज कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या हिंदी में क्या कहोगे बेटा, संविधान की अंतरात्मा। संविधान की अंतरात्मा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान की अंतरात्मा, संविधान की अंतरात्मा, अंतरात्मा कैसे लिखेंगे, अंतरात्मा जो है किसे कहा गया है, तो बेटा डीपीएसपीस को कहा गया है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कहा गया है। आ रही बात समझ में आप लोग को? ठीक है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो एक और नाम आप याद रखिएगा, जिनका नाम है केटी शाह। केटी शाह। और केटी शाह ने जो है क्या कहा है, केटी शाह सेड दैट यह ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक अपने सुविधा अनुसार करता है। लिखेंगे बेटा, यह ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक अपने सुविधा अनुसार करता है। सुविधा अनुसार करता है। ठीक है, सुविधा अनुसार जो है करता है किटिसा। कहने का मतलब क्या है बेटा, डीपीएसपी का मेन एम क्या है, मेन एम ये है कि भैया हम एक कल्याणकारी राज्य बनाएंगे। लेकिन बेटा ये जो है ये कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है। जैसे मान लीजिए जो है सरकार का ये एम होता है कि भैया हर महीने महीने क्या होगी, हर महीने महीने या हर साल में जो है प्रॉपर जो है नौकरियां निकाली जाएंगी और नौकरियां दी जाएंगी, है ना। ये जो है एम होता है, ये डीपीएसपी में आता है। लेकिन कोई जरूरी तो है नहीं बेटा, एक एक नौकरी को जो है 4 4 साल 5 5 साल लग जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, जब आपके पास वो करने की तथा होगी, पावर होगी, विल होगी, तब जाकर जो है वो किया जाएगा। जैसे मैंने आप लोग को बताया था, याद करिए कि बच्चों का जो शिक्षा का अधिकार था बेटा, वो पहले किस में आता था, डीपीएसपी में आता था, कि भाई उनको पढ़ाना चाहिए। लेकिन फिर बाद में जो उसे क्या कर दिया गया, उसे फंडामेंटल राइट्स कर दिया गया। समझ गए? तो वही चीज है कि जब जो है सरकार या कोई जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो करने के काबिल हो जाएगी, तो वो जो है वो कर देती है। यानी कि ये इस पे ये नहीं कि आप जो है कोर्ट में जाके कहोगे कि भैया ये डीपीएसपी में आता है, इसको जो है होना चाहिए। समझ गए आप लोग? तो ये जो है कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है। समय के साथ अपने हिसाब से जो है ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आपको अच्छा होना चाहिए। समझ गए आप लोग? तो ये है आपका बेटा डीपीएसपी, या आप कहोगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्लियर है? अब बेटा यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके बारे में जो है हम लोग जानेंगे बेटा। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। लेकिन कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी हैं बेटा जो कि डीपीएसपी की बात करते हैं, लेकिन इन आर्टिकल्स में नहीं है। ठीक है, तो उनकी भी बेटा बात हम लोग करेंगे। हेडिंग डालोगे आप लोग बेटा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेंशन इन अदर पार्ट्स। लिख लिया इसको आप लोगों ने? ओके। चलो मूव करेंगे आगे की तरफ बेटा। हेडिंग क्या डालना है आप लोग को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मेंशन्ड इन अदर
अदर पार्ट्स, या आप कहोगे बेटा आर्टिकल्स। ठीक है ना। कहने का मतलब पार्ट 4 में नहीं है और इन आर्टिकल में नहीं है, लेकिन फिर भी वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं। और उसमें से एक आर्टिकल है आर्टिकल 335। आर्टिकल 335 यानी कि अनुच्छेद 335, ये क्या कहता है बेटा? ये कहता है कि दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू गिव रिजर्वेशन, टू गिव रिजर्वेशन फॉर SC एंड STs, फॉर SC एंड STs। ठीक है, इन पोस्ट्स। तो बेटा ये आपका क्या है? ये आपका राज्य का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है ठीक है, कि वह पदों पर अनुसूचित जाति यानी कि SC और STs को जो है क्या कि दे बेटा? आरक्षण दे। आ रही बात समझ में? तो ये राज्य का कर्तव्य है। ये आपका आर्टिकल 335 में यानी कि इनमें नहीं है, तो ये एक्सेप्शन। इसके अलावा अगर बेटा बात करें तो एक और आर्टिकल है जिसको कहते हैं आर्टिकल 350A। 350A, और वो क्या कहता है? वो ये कहता है दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट to provide primary education, to provide primary education इन लोकल लैंग्वेज, इन लोकल लैंग्वेज, है ना। राज्य का ये कर्तव्य है कि जो भी प्राइमरी, जो बेसिक एजुकेशन है बेटा, प्रारंभिक शिक्षा है, वो स्थानीय भाषा में किया है। जैसे मान लो भोजपुरी जो है चलती है किधर साइड? ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न इंडिया में जो है चलती है ना। जैसे गोरखपुर हो गया, आपका कुशीनगर हो गया, बलिया हो गया, यहाँ भोजपुरी चलती है ना। तो वो क्या है? वो लोकल लैंग्वेज। तो बेसिक एजुकेशन जो है बच्चों को उन्हीं के लैंग्वेज में दिया जाए, ये बेटा ड्यूटी है स्टेट की। कैसा होना चाहिए, समझ गए आप लोग? तो ये आपका जो है किसमें है? तो ये आपका आर्टिकल 350A में है। एक और आर्टिकल है बेटा, एक और आर्टिकल है जिसकी बेटा बात करेंगे हम लोग, आर्टिकल 351। और आर्टिकल 351 क्या कहता है? कि दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू डेवलप हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज को भैया बढ़ावा दिया जाए। दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू डेवलप हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज को क्या किया जाए बेटा? बढ़ावा दिया जाए, उसका विकास किया जाए। ठीक है, तो ये 3 आर्टिकल्स हैं जो कि आपके भाग 4 में नहीं है, फिर भी वो DPSPs का ही काम करते हैं। ठीक है, फिर भी वो DPSPs का ही काम करते हैं ना। अब आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक की जो है हम लोगों को जान लेना है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए और हेडिंग डालिएगा बेटा आर्टिकल 36, आर्टिकल 36। चलिए इसको हटा रहे हैं हम। मूव करेंगे आगे की तरफ। और आर्टिकल 36 क्या कहता है? आर्टिकल 36 ये कहता है, ये बताता है किसके बारे में? तो राज्य की परिभाषा देता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट या राज्य की परिभाषा ये जो है देता है ना। अब ये याद रखना बेटा, मैंने आप लोग को आर्टिकल 12 में भी यही बताया था, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। याद आ रहा होगा आप लोग को। तो बेटा आर्टिकल 36 और आर्टिकल 12 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल क्या है? सेम है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी आ सकता है इसमें, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आ सकता है, ये सब आ सकता है बेटा। समझ गए आप लोग?
ठीक है। इसके अलावा बेटा इसी में जो है अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, ये जो डीपीएसपी हैं बेटा, डीपीएसपी जो हैं आर लाइक इंस्ट्रूमेंट्स, आर लाइक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच वर इशूड टू गवर्नर जनरल, विच वर इशूड टू गवर्नर जनरल। तो इसको थोड़ा सा हिस्ट्री से कनेक्ट करेंगे बेटा। भाई भारत में बहुत सारे क्या आए बेटा, ब्रिटिशर्स गवर्नर जनरल आए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आए, है ना, वॉइसरॉय आए। तो इनको जो भी जो है इंस्ट्रक्शंस मिलते थे कि भैया आपको ये करना है, अच्छा अच्छा जो है इंडिया बनाने के लिए, तो वही जो इंस्ट्रक्शंस थे बेटा, वही इंस्ट्रक्शंस जो है डीपीएसपी हैं अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर। ठीक है, जिसमें आर्टिकल 36 ये कहता है कि भैया क्या है, डेफिनेशन देता है स्टेट की, कि स्टेट क्या होता है, व्हाट इज स्टेट, राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा देता है। ठीक है। आर्टिकल 37 क्या कहता है बेटा, इसकी बात कर लेते हैं, मार्कर चेंज करते हैं हम। आर्टिकल 37 क्या कहता है, तो ये कहता है वन कैन नॉट गो टू द कोर्ट, वन कैन नॉट गो टू द कोर्ट अगेंस्ट डीपीएसपी, अगेंस्ट डीपीएसपी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर कोई जो है स्टेट डीपीएसपी को फॉलो नहीं कर पा रहा तो उसके खिलाफ कोई जो है कोर्ट नहीं जा सकता। लेकिन भाई फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है आपका, तो आप बेटा कोर्ट जा सकते हो। समझ गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता, या डीपीएसपी को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। ठीक है, चलिए डीपीएसपी का क्लासिफिकेशन भी किया गया है। ठीक है, डीपीएसपी को हम लोगों ने तीन हिस्सों में जो है बांटा है। एक है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, एक है गांधीयन प्रिंसिपल, और एक है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो उनकी भी जो है डिवीजन जो है हम लोग कर लेंगे, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि डीपीएसपी को कितने भागों में बांटा गया है। तो डीपीएसपी को कितने भागों में बांटा गया है बेटा, तीन भागों में बांटा गया है। इसको लिख लीजिए आप लोग। हटा देते हैं इसे। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी, क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी, डीपीएसपी कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। एक जो है जिसे हम लोग कहते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। दूसरा जो है बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स। और तीसरा जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ठीक है। इस सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में जो सामाजिक जो हमारे प्रिंसिपल हैं या जो उद्देश्य हैं बेटा, उसमें कौन कौन से आर्टिकल आ जाते हैं, तो आर्टिकल 38, इसके अलावा बेटा 39, 39A, इसके अलावा जो है 41, 42, 43,
43A आ जाता है इसमें, और आ जाता है बेटा 47। ठीक है भाई, अगर गांधीयन प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें आ जाता है बेटा आर्टिकल 40 के अलावा बेटा 43 बी आ जाता है, इसके अलावा 46 आ जाता है, इसके अलावा 47 आ जाता है, और आर्टिकल 48 भी इसमें आ जाता है। ठीक है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स जो हैं उसमें क्या क्या आ जाता है, तो आर्टिकल 44, इसके अलावा 45, आर्टिकल 48, इसके अलावा 48A है ना, इसके अलावा 49, 50 और 51। ये जो है आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में आ जाता है, जिसमें से अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है किसके बारे में, आर्टिकल 36 और आर्टिकल 37 पढ़ लिया है ना। आगे की बात करेंगे और आर्टिकल 38 से जो है पढ़ना शुरू करेंगे, और आर्टिकल 38 बेटा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में आ जाता है, सामाजिक जो है उद्देश्यों में आ जाता है। ठीक है, 38 हो गया, 39 हो गया, ये सब। ठीक है, तो नोट डाउन करते हुए चलोगे बेटा, चीजें बहुत डेप्थ में लेके चल रहे हैं, ताकि आप लोग का जो भी टॉपिक हो बिल्कुल सॉलिड तरीके से हो, है ना। एक बार ये नोट्स बना लो, फिर कहीं और भागने की जरूरत नहीं है आप लोग को, बस इसी को जो है रिवाइज करते रहो, क्वेश्चंस लगाते रहो, बस आपका काम बन जाएगा। हटा रहा हूँ इसको मैं। चलिए, नेक्स्ट लिखोगे बेटा आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 अनुच्छेद 38, ये क्या कहता है, लिखेंगे दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट to run social to run social comma economical and political welfare program and political welfare program for citizens। समझ गया, कहने का मतलब क्या है, राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों के हितों के लिए सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। फिर से बोल रहा हूँ हिंदी में बेटा, राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों के हितों के लिए नागरिकों के हितों के लिए सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। ठीक है ना। इसके अलावा इसी में जो है एक पॉइंट और लिखोगे आप लोग आर्टिकल 38 में, कि दिस इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ स्टेट, दिस इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ स्टेट to minimize the inequalities of income, to minimize inequality of income। ठीक है ना, इनकम की जो भी इनइक्वालिटीज हैं, इनइक्वालिटीज का मतलब असमानताएं हैं, किसी को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, किसी को बहुत कम मिलता है ना, मेल और फीमेल को पैसा ज्यादा कम मिलता है, तो उसको जो है क्या करे बेटा, उसको बराबर रखे। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 38 कहता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। और आर्टिकल जो 39 है बेटा, है ना, आर्टिकल जो 39 है वो आपका थोड़ा सा बड़ा है, तो उसमें हम लोग को थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसको मैं हटाऊंगा, रब करूंगा। हटा रहा हूं। चलिए, आर्टिकल 39 क्या कहता है बेटा, तो आर्टिकल 39 डिफाइन करता है क्या, इट डिफाइंस द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टेट, इट डिफाइंस द सोशल responsibilities
responsibilities ऑफ स्टेट। तो राज्य के जो भी आपके सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बेटा, उनको जो है ये क्या करता है, ये आपका डिफाइन करता है। क्या है बेटा राज्य के सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या क्या है? तो सबसे पहला है बेटा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टू प्रोवाइड प्रॉपर रिसोर्सेज टू सिटीजन्स, टू प्रोवाइड प्रॉपर रिसोर्सेज टू सिटीजन्स, प्रॉपर रिसोर्सेज टू सिटीजन्स, ये आपका पहले जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू प्रोवाइड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड द फैसिलिटीज टू द सिटीजन, टू प्रोवाइड द पब्लिक प्रॉपर्टी and the facilities to the citizens, and the facilities to the citizens। इसके अलावा थर्ड जो है बेटा, उसे क्या कहते हैं, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क for both men and women, for both men and women। इसके अलावा फोर्थ की बात करें तो फोर्थ क्या है, टेकिंग केयर ऑफ सिटीजन्स, टेकिंग केयर ऑफ सिटीजन्स, सिटीजन्स का बेटा टेक केयर करना। इसके अलावा बेटा टू प्रोवाइड हेल्दी इन्वायरमेंट, टू प्रोवाइड हेल्दी इन्वायरमेंट, टू प्रोवाइड हेल्दी इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये राज्य के सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। नोट डाउन करेंगे आप लोग फटाफट से। आर्टिकल 40 पे आते हैं, जो कि गांधीयन आइडियोलॉजी पे जो है वर्क करता है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। चलिए नेक्स्ट लिखोगे बेटा आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 बेटा ये जो है गांधीयन आइडियोलॉजी पे वर्क करता है। आइडियोलॉजी, और ये क्या कहता है, लिखेंगे बेटा एवरी स्टेट should has the provision of panchayat and its bodies, of panchayats and its bodies। ठीक है ना, हर एक स्टेट के पास प्रोविजन होना चाहिए किसके, पंचायत के और उनके बॉडीज के।
ठीक है ना, प्रत्येक राज्य में एक पंचायती राज और उसके निकायों का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, और पंचायती राज हम लोग जो है किसमें पढ़ेंगे बेटा, तो पार्ट 9 में पढ़ने वाले हैं हम लोग, भाग 9 में पढ़ने वाले हैं, अभी तो हम लोग भाग 4 पर हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा आर्टिकल 41 की बात करेंगे, और आर्टिकल 41 क्या कहता है, टू सिक्योर द राइट टू वर्क, द राइट टू वर्क, comma, to education and to public assistance, and to public assistance in cases of unemployment, in cases of unemployment, comma, old age, comma, sickness and disablement, comma, sickness एटसेट्रा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है बेटा, राइट टू वर्क ये जो है हमको मिले, एजुकेशन मिले और पब्लिक असिस्टेंस मिले। किस केस में, जब एम्प्लॉयमेंट हो यानी कि बेरोजगारी हो, या जब आप बुढ़े हो जाओ तब, या जब आप बीमार हो तब। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है आपको काम करने का मौका मिले और आपको जो है अवसर मिले कार्य करने के। अब सिंपल हिंदी में क्या कहेंगे बेटा, इसे कार्य करने के अवसर प्रदान हो। जैसे मान लो बेटा फीमेल है ना, फीमेल है, प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है, अब उसको मैटरनिटी लीव चाहिए। अब मैटरनिटी लीव तो मिल रही, लेकिन जो है उसका पैसा नहीं मिल रहा है, तो ये जो है ये चीज नहीं होना चाहिए। मैटरनिटी अगर लीव जो है ले रही है वो, तो उसको जो है उसका भी जो है पे होना चाहिए। ये जो है आर्टिकल 41 कहता है। समझ गए आप लोग, सिर्फ मतलब मैटरनिटी लीव के लिए तो अलग से ही आपका जो है वो है आर्टिकल है, मैं मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कोई कोई जो है वो हो जाता है, काम कर रहा था, एक्सीडेंट हो गया उसका, ठीक है, या किसी कंपनी के जो है काम से निकला, उसका बीच में एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसा कुछ अगर होता है तो उसका उसको मतलब उससे काम नहीं छीनना चाहिए, और उसके साथ साथ जो है उसको उसका पेमेंट भी जो है होना चाहिए। ये जो है आर्टिकल 41 कहता है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन चूंकि बेटा ये कोर्ट में जो है वो नहीं है, क्या कहते हैं उसे, चैलेंजेबल नहीं है, इसी वजह से बेटा कंपनीज इसका फायदा उठा लेती हैं। ठीक है, कोई पेमेंट नहीं करती हैं, लेकिन कुछ जो है ऐसी भी कंपनीज है जो करती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना कि अगर जो है इस डीपीएसपीस को अगर किसी राज्य ने फॉलो कर लिया बेटा, तो सबसे ज्यादा कल्याणकारी राज्य बन सकता है। समझ गए, तो ये सब जो है एक, ठीक है, आर्टिकल 42 भी जो है लिख लेते हैं, फिर जो है आप लोग दोबारा से जो है रिज्वाइन करिएगा। आर्टिकल 42 लिखेंगे बेटा, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड just and humane condition, humane condition and maternity relief, and maternity relief। ठीक है, कि भैया उनके लिए
एक ह्यूमन कंडीशन का मतलब क्या है कि आसपास के लोग ये समझे कि हाँ भैया उनको मतलब रिलैक्स की नीड है ना, वो चीज। और साथ ही साथ जो है मैटरनिटी रिलीफ का भी जो है प्रावधान होना चाहिए, है ना। तो राज्य का ये कर्तव्य है कि कार्य करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं उपलब्ध कराना भी राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, और इसके अलावा बेटा मैटरनिटी रिलीफ भी देना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 42 तक हो गया है। इसके अलावा आर्टिकल 43, 43A कब ऐड किया गया, जो जिसमें भी जो है बाद में आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो किसी ना किसी अमेंडमेंट से जो है ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो इसको फटाक से लिख लीजिए, और नेक्स्ट जो है लिंक से आप लोग फटाफट आ जाइए तुरंत के तुरंत। हम्म। ठीक है क्लास, तो फटाफट आइए आप लोग, मैं इसको हटा रहा हूँ। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेटा डीपीएसपी पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने आर्टिकल 42 तक ही पढ़ लिया, है ना। और उसी के आगे जो है हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, आर्टिकल 42 क्या कहता है कि दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीफ टू वुमेन, है ना। तो मैटरनिटी रिलीफ जो है मिलना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग का क्या टॉपिक चल रहा है, तो हम लोग का टॉपिक चल रहा है बेटा भाग 4, जो कि आपका क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक की बेटा, तो आर्टिकल 36 से लेकर, जल्दी से बताओ। चलिए, अब इसके आगे जो है हम लोग आर्टिकल 42 तक की लास्ट क्लास में किया। आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 क्या कहता है, लिखेंगे दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट, दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड मैक्सिमम वेजेस फॉर वर्क, टू प्रोवाइड मैक्सिमम वेजेस फॉर वर्क, ने काम के लिए बेटा मैक्सिमम वेजेस, या कार्य के लिए न्यूनतम न्यूनतम मजदूरी तो देनी ही देनी है बेटा, लेकिन कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा जो है देने की कोशिश करें। और इसके अलावा बेटा इसी में आता है क्या, इसके अलावा इसी में आता है प्रॉपर वीकली ऑफ देना, प्रॉपर वीकली ऑफ, है ना। लेकिन कहीं कहीं पर तो बेटा संडे को भी जो है ऑफ नहीं मिलता है। आप समझ रहे होगे हम कहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 43A, और आर्टिकल 43A क्या क्या, ये क्या देता है, लिखेंगे बेटा टू एंश्योर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ, इधर सुनो पहले, टू एंश्योर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ एम्प्लॉयज, पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहता, जहां जहां अलग बात कर दो तुरंत दिमाग जाएगा। हम्म। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, चलो इसको लिखो आराम से। देखो बेटा, आर्टिकल 43 ये कहता है कि औद्योगिक प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना, कि भाई जो वर्कर्स हैं वो जो है प्रॉपर आपका क्या कर रहे हैं। देखो मयूरी ने लिख लिख दिया है, दुख दर्द पीड़ा ठीक है, तो इसको बेटा किसके तहत जो है ऐड किया गया है, तो लिखेंगे एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 में जो है आपका ऐड किया गया था। ठीक है ना, तो
इसके तहत जो है, इस संविधान संशोधन के तहत इस आर्टिकल को ऐड किया गया, ताकि जो है लोग जो इंडस्ट्रियल वर्क हैं, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, उसमें भी जो है प्रॉपर जो है पार्टिसिपेट कर पाए, काम कर पाए। हम्म। हम्म। चलिए आगे चलेंगे हम लोग बेटा। इसके अलावा आर्टिकल 43 बी। तो आर्टिकल 43 बी की अगर बेटा बात करें तो ये क्या कहता है, ऑफ डेवलपमेंट एंड इस्टेब्लिशमेंट डेवलपमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कॉमा, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट। कहने का मतलब क्या है बेटा, आर्टिकल 43 बी ये कहता है कि सहकारी समितियां लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यापार प्रबंधन का भी विकास, कि भैया बिजनेस में भी जो है डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा डेमोक्रेटिक कंट्रोल भी जो है आपका होना चाहिए, और कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या है, सहकारी समितियां, कुछ ऐसी जो है समितियां होनी चाहिए जो एक दूसरे की क्या होनी चाहिए बेटा, मदद करनी चाहिए। तो इनको भी जो है बाद में ऐड किया गया था, लिखेंगे एडेड बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है ना, और ये कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 2011 में। कब दिया गया था, 2011 में दिया गया था। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग, और आर्टिकल ये 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 दोनों तो इम्पोर्टेंट है ही हैं बेटा। ठीक है, और आर्टिकल 44 सबसे इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 44 और 45 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों आर्टिकल्स को जो है समझते हुए चलेंगे हम लोग। चलिए, देखिए बेटा, आर्टिकल 44 इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, सामान्य नागरिक संहिता। सामान्य नागरिक संहिता, ये क्वेश्चन कई बार जो है एसएससी में और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है बेटा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है, कि हर जगह पर प्रॉपर एक ही जैसा कानून हो। ठीक है, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपसे पूछा जाएगा कि इसको सबसे पहले किस राज्य ने जो है अप्लाई किया, तो फर्स्ट स्टेट हु अप्लाइड, फर्स्ट स्टेट हु अप्लाइड यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो कौन सा राज्य बना है बेटा, वो है गोवा। और कब जो है ये अप्लाई कर पाया, तो 2018 में। आ रही बात समझ में। इसके अलावा बेटा आर्टिकल 45 भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना आप लोग। और ये क्या है बेटा, लिखेंगे टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस, एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन until they complete the age of 6।
ये सिर्फ चिल्ड्रन होगा। चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है, इंग्लिश भी तो हम लोग को समझनी है। ठीक है, तो चिल्ड्रंस नहीं, सिर्फ चिल्ड्रन आपका ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6, अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6, एज ऑफ 6, तो 6 साल की उम्र तक जो है सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि उनको जो है जो चाइल्डहुड केयर है, जो बच्चों की जो केयर करने वाली चीजें होती हैं वो जो है बताई जाए, एजुकेशन दी जाए। कब तक बेटा? 6 साल तक की। ठीक है, और इसी को जो है फिर क्या किया गया था बेटा, मैं थोड़ा सा और अंदर चलता हूं इसके। हम्म, ठीक है, तो इसके साथ क्या हुआ था बेटा, इसके साथ बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि कब हुआ था बेटा, जो कि 2002 में हुआ था। इसको जो है एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में जो है डाल दिया गया। ठीक है, तो आर्टिकल 45 एडेड इन फंडामेंटल राइट, समझ गया? फंडामेंटल राइट में जो है इसे डाल दिया गया। मैंने आप लोग को फंडामेंटल राइट जब पढ़ाया था तब भी बताया था, और किस 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 फंडामेंटल राइट में जो है डाला गया, किस आर्टिकल में डाला गया है, तो आर्टिकल 21A में, है ना। और आर्टिकल 21A ही क्या कहता है बेटा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन में जो है इसे डाल दिया गया है टिल दे अटेन द एज ऑफ 14। समझ गए आप लोग? तो आर्टिकल 44, आर्टिकल 45 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। और आर्टिकल 46 हेडिंग डालेंगे आप लोग। निपटाते हुए चलेंगे सब कुछ हम लोग। चलिए, आर्टिकल 46, और आर्टिकल 46 की अगर बेटा बात करें तो लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन कॉमा इकोनॉमिकल राइट्स एंड प्रिवेंशन फ्रॉम हैरेसमेंट, एंड प्रिवेंशन फ्रॉम हैरेसमेंट फॉर SC/STs, for SC and ST and other weaker section। ठीक है, तो जो वीकर सेक्शन है या SC/ST हैं बेटा, उनका जो है एजुकेशन का डेवलपमेंट किया जाए, इकोनॉमिकल यानी कि पैसों का भी जो है डेवलपमेंट किया जाए, और उनको हैरेस करने से भी जो है बचाने की कोशिश की जाए। ये आर्टिकल 46 कहता है, क्योंकि बेटा शुरू से ही जो SC/ST थे वो बहुत ज्यादा क्या रहे हैं बेटा, पिछड़े रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि एक समय ऐसा भी था कि अगर जो है इनकी परछाई पड़ जाती थी तो लोग जो है उनको इनको पीट दिया करते थे। ठीक है, टेम्पल्स में जल्दी घुसने नहीं दिया जाता था, जल्दी क्या घुसने ही नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो जिसके वजह से जो है ये काफी जो है शुरू से ही जो है वीकर सेक्शन रहे हैं, हालांकि अब इनको फायदा भी अब मिलता है काफी ज्यादा। तो ये सारी चीजें हैं, कहीं कहीं पर ये चीजें सही हैं, कहीं कहीं पर ये चीजें गलत भी हैं। रिजर्वेशन वाला है या जो भी आपको हैरेसमेंट से जो है बचाने वाला जो पार्ट है वो ना। आर्टिकल 47 की बेटा बात करेंगे, और आर्टिकल 47 क्या कहता है लिखेंगे, टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ सिटीजन्स, टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ सिटीजन्स
A state can ban only. A state can ban only food or liquid items. Only food and liquid items. ठीक है, तो मान लीजिए कोई ऐसी चीज आती है जो कि प्रॉपर जो है सही नहीं है लोगों के हेल्थ के लिए, तो स्टेट जो है उसको बैन कर सकती है। जैसे लिक्वायर बेटा बिहार में बैन कर दिया गया ना, शराब, क्योंकि बेटा वो हानिकारक था हेल्थ के लिए। तो ये जो है आपका आर्टिकल 47 के तहत किया गया। क्लियर है कि भैया राज्य के पास ये राइट है। चलिए आर्टिकल 48 पे आते हैं हम लोग। आर्टिकल 48 क्या कहता है? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉमा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन, एंड साइंटिफिक प्रोसेसेस, एंड साइंटिफिक प्रोसेस। ठीक है, ये राज्य का कर्तव्य है कि भैया डेवलपमेंट करे किसका? एग्रीकल्चर का, कृषि का, पशुपालन का यानी कि एनिमल हस्बेंड्री का, और जो साइंटिफिक प्रोसेसेस हैं बेटा उनको भी जो है क्या करे? उनको भी जो है ये आपका आ, आगे बढ़ाए। प्लस इसी आर्टिकल में ही आपका क्या कहा गया है कि प्रोहिबिट काउज एंड कार्स स्लॉटर। प्रोहिबिट काउज एंड कार्स स्लॉटर। ठीक है, कि भैया इसको जो है नहीं होने देना है, इसको रोकना है। ये राज्य की क्या है? राज्य की ड्यूटी है। ठीक है, आर्टिकल सर 40। कार प्लॉटर का मतलब क्या है? काल्स का मतलब वही है जो बछड़े होते हैं। चलिए आगे चलेंगे हम लोग और बात करेंगे किसकी? बात करेंगे बेटा आर्टिकल 48A की। ये क्या हो रहा है? हेडिंग डालेंगे आप लोग बेटा आर्टिकल 48A। और आर्टिकल 48A की बेटा बात करें तो लिखेंगे दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट। ड्यूटी ऑफ स्टेट, अब ये बार बार नहीं लिखेंगे हम, दिस इज ड्यूटी ऑफ स्टेट। ठीक है, क्या है बेटा? राज्य का कर्तव्य टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट and to safeguard forest and wildlife, and to safeguard forest and wildlife। ठीक है, कि भैया फॉरेस्ट को बचाना है, उनके जीव जंतु को बचाना है, इन्वायरमेंट को जो है सेव करना है। ये जो है आपका आर्टिकल 48A में आता है। किसके तहत जो है ऐड किया गया था? तो लिखेंगे बेटा एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42वें संविधान संशोधन से जो है इसको क्या किया गया था? इसको ऐड किया गया था। आ रही बात समझ में आप लोग को? चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 49। आर्टिकल 49, और आर्टिकल 49 क्या कहता है? लिखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट। दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट नेशनल मॉन्यूमेंट।
या प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट। ठीक है, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा। ठीक है ना। आर्टिकल 50 पे आते हैं, और आर्टिकल 50 क्या कहता है? टू सेपरेट एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। टू सेपरेट एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है बेटा? जैसे जो बड़ी पोस्ट हो गई बेटा, प्रेसिडेंट, गवर्नर, सीएम, है ना, प्राइम मिनिस्टर, ये एग्जीक्यूटिव हो गए, ठीक है ना। जुडिशरी का मतलब क्या हो गया बेटा? जो हमारा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो ये जो है एक दूसरे से अलग होने चाहिए। वरना क्या होगा बेटा? एग्जीक्यूटिव का कोई भी केस अगर यहाँ पर जाएगा तो क्या होगा बेटा? ये जो है इनमें जो है भेदभाव करेंगे। इसीलिए ये आपका अलग होना चाहिए, आर्टिकल 50 में कहता है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो जब जो है लॉर्ड एलिजा इम्फे जो है भारत में जो है पहले जो है वो बने थे, चीफ जस्टिस बने थे, जब भारत का सबसे पहला जो है सुप्रीम कोर्ट जो है आपका सेटअप किया गया था, है ना, तो उसके सबसे पहले जो वो बने थे, क्या कहते हैं उसे, चीफ जस्टिस, उनका नाम क्या था? लॉर्ड एलिजा इम्फे। तो इतनी समय जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था बेटा, वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग ने जो है दोस्ती कर ली थी किससे? लॉर्ड एलिजा इम्फे से। अब जिस किसी को भी जो है सजा दिलवानी होती थी तो ये जो है अपने हिसाब से सजा दिलवा दिया करता था उससे। तो उस समय क्या था बेटा? उस समय एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी क्या थे? एक साथ साथ थे। तो उसी के बाद जो है एक एक्ट आया था जिसमें जो है एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से क्या किया गया था? अलग किया गया था। समझ गए? तो वो चीज बेटा वहां से यहाँ पर जो है रखी गई है कि अगर ये एक साथ साथ रहेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। आ रही बात समझ में आप लोग को? तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे आप लोग को, मॉडर्न हिस्ट्री, तब जो है ये चीज और डिटेल में जो है आप लोग को समझ में आएगा। इसके अलावा या जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं उसमें मैंने पढ़ाया होगा तो ये बताया होगा स्टार्टिंग में जब डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 क्या कहता है? टू मेंटेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस। टू मेंटेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस। तो इंटरनल और एक्सटर्नल पीस को जो है मेंटेन करना है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। इसके अलावा डीपीएसपी को थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया है, इसकी कुछ बुराइयां भी की गई हैं। देखो बेटा, जब तक किसी चीज की बुराई ना हो, ये समझिए बेटा, तब तक उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। आ रही बात समझ में? बुराई इन द सेंस की क्रिटिसिज्म ना हो। क्रिटिसिज्म में क्या होता है? इंसान की या किसी पर्टिकुलर चीज की गलतियां जो है सामने आ जाती हैं, और अगर कोई जो है सरकार या कोई जो है गवर्नमेंट जो है अगर अपने ही जो है क्रिटिसिज्म से दूर भागती है, तो फिर बेटा उसका विकास नहीं हो सकता, उस देश का विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म हर एक चीज का होना चाहिए। ठीक है, जिससे जो है उसकी गलतियां जो है बाहर निकल के आती हैं और उसको वो और अच्छे से जो है कर सकता है। ठीक है, तो चलिए बेटा, इसके क्रिटिसिज्म जो है हम लोग जानेंगे। इसके क्रिटिसिज्म जो है हम लोग जानेंगे। क्रिटिसिज्म, तो इसमें बेटा नो लीगल फोर्स, कोई भी जो है लीगल फोर्स नहीं है। कहने का मतलब क्या है? राज्य ना चाहे तो नहीं करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो है इनका जो इम्पोर्टेंस है वो एक हिसाब से क्या होती है, खत्म ही हो जाती है लगभग लगभग। ठीक है, केटी शाह क्या कहते हैं इसके लिए? केटी शाह इसके लिए ये कहते हैं कि ये जो है आपका ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक अपने हिसाब से करती है ना।
किटी सा क्या कहते हैं बेटा, दिस इज अ चेक, दिस इज अ चेक ऑन अ बैंक पेएबल ओनली, payable only when resources of bank permit, payable only when resources of बैंक परमिट। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि हो ही जाए बेटा, राज्य के पास जब ऐसे रिसोर्सेज होंगे तब जो है वो ऐसा करेगा। इसके अलावा बेटा एक और बंदे हैं जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन। और नसीरुद्दीन जो है इसको क्या कहते हैं बेटा, तो लिखेंगे कि these principles are no better than न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन। लिखेंगे बेटा these principles are no better than न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन। जैसे आप लोग ना हर साल जो है न्यू ईयर्स में कुछ ना कुछ जो है रेजोल्यूशन जो है बनाते हो ना, लेकिन जो है वो अगले ही दिन जो है क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो सेम वैसे ही जो है ये भी है, न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन विच आर ब्रोकन ऑन 2nd of January, आर ब्रोकन ऑन 2nd January। समझ गए, तो ये है। इसके अलावा एक और बंदे हैं जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है टी कृष्णा मचारी, टी कृष्ण मचारी, ये के है, कृष्णमाचारी। ये क्या कहते हैं बेटा, इन्होंने जो है इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स बोला है। लिखेंगे बेटा डेस्क्राइब डीपीएसपी एज वेरिटेबल डस्टबिन वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स। ठीक है, तो जो है ये कहा गया है किसके द्वारा बेटा, टी कृष्णमाचारी को। ठीक है, इसके अलावा बेटा दूसरा जो वो है क्रिटिसिज्म है, वो क्या कहा गया है इसे, तो ये कहा गया है कि ये जो जितने भी जो आर्टिकल्स हैं वो इलॉजिकली जो है अरेंज है, इलॉजिकली अरेंज्ड आर्टिकल्स। ठीक है ना, तो ये जो है कुछ जो है क्रिटिसिज्म है किसकी बेटा, कुछ क्रिटिसिज्म है डीपीएसपी की, है ना। तो हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, आप कैसे जो है किस चीज को देख रहे हो उस पे जो है बात बनती है। ठीक है, इस ये भी टॉपिक आपका हो गया है ना। अब हम लोग बेटा बात करेंगे किसकी, बात करेंगे आर्टिकल पार्ट 4A की, फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना, आर्टिकल 51A की। ठीक है, और इसको जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टोटल 11 ड्यूटीज है बेटा हमारे पास, जिनको मौलिक कर्तव्य कहते हैं या फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। ठीक है, किसी के मन में अब कोई सवाल कोई क्वेश्चंस आ रहा हो तो पूछ लो, मैं जो है इसको हटा रहा हूँ, है ना। अभी मैं सामने आता हूँ, हो गया सबका।